सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, बाइकआउट चाइनीज़। इस ट्रेंड की वजह LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा इंडिया चाइना डिस्प्यूट है। तो पहले इस प्रॉब्लम को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में चाइनीज़ आर्मी इंडिया के एरियाज़ में इलीगली घुस गए हैं और तब से 3 एरियाज़ में इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच स्टैंड ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है। ये 3 एरियाज़ है पैंगोंग, गालवान वैली और कोंगका हॉट स्प्रिंग एरिया। रिसेंटली 10 जून के अपडेट के अकॉर्डिंग गालवान वैली और कोंगका के एरिया से इंडियन और चाइनीज़ दोनों आर्मीज़ ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। लेकिन 16 जून को इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच गालवान वैली एरिया में फिर से झड़प शुरू हो गई, जिसमें इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग दोनों साइड कैजुअलिटीज हुई हैं और इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। चाइना जैसे कोविड-19 से मरने वाले लोगों का डाटा छिपाता है, वैसे ही यहाँ भी अपने जवानों का मौत का डाटा छिपाए हुए है। इसी के साथ पैंगोंग में भी दोनों इंडियन और चाइनीज़ आर्मी एक दूसरे के आमने सामने हैं। लद्दाख का पैंगोंग असल में चाइना और इंडिया के बीच 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद से ही डिस्प्यूटेड एरिया यानी कि विवादित क्षेत्र में आता है। इस एरिया को 8 फिंगर पॉइंट से डिफाइन किया जाता है। चाइना को फिंगर 8 में होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त वो फिंगर 4 में आ गए हैं। एक्सपर्ट्स और आर्मी ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग चाइना की इस हरकत के पीछे बताए गए रीजंस में से 3 रीजन सबसे सटीक बैठते हैं। पहला, इंक्रीज ऑफ इंडियन एक्टिविटीज़ ऑन LAC। चाइना शुरू से LAC के पास कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करता रहता है, कभी रोड बनाता है, कभी पुल। पर पिछले 4-5 सालों से इंडिया ने भी सेम एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया है। 2012 में बने DSDBO रोड से तो चाइना को प्रॉब्लम थी ही, पर जब अक्टूबर 2019 में इसे कर्नल चुआंग रिंचन ब्रिज से जोड़ दिया गया तो चाइना की प्रॉब्लम डबल हो गई। चाइना को डर है कि इंडिया उनके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ब्लॉक करने की पोजीशन में आ जाएगा। दूसरा रीज़न इकोनॉमिक है और वो है इंडिया की FDI पॉलिसी में चेंजेस। पिछले दिनों पीपल बैंक ऑफ चाइना ने इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC के 1.75 करोड़ के शेयर को खरीद लिए और ये कोई नई बात नहीं है। चाइना हमेशा से इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करता रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से गिरती इकोनॉमी का फ़ायदा चाइना नहीं उठा सका। इसलिए इंडिया ने FDI पॉलिसीज़ को चेंज करके किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन गवर्नमेंट से लेना कंपलसरी कर दिया। चाइना की फॉरेन पॉलिसी का सबसे ज़्यादा फोकस हमेशा आर्मी और इकोनॉमी पर ही होता है, जिसे इंडियन लीडरशिप ने हट कर दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं फोकस डाइवर्जन। कोरोना वायरस ग्लोबल पैंडेमिक बना देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर चाइना काफ़ी क्रिटिसिज्म झेल रहा है। ट्रम्प चाचा तो इन्हें डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं। जर्मनी के न्यूज़पेपर बिल्ड ने तो कोविड-19 पर हुए 150 बिलियन यूरो के खर्च का इनवॉइस चाइना के नाम पर ही बना दिया। इसके साथ ही हांगकांग में भी चाइना के एक्स्ट्राडिशन बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऐसे में बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना को मुद्दा भटकाने में मदद कर सकता है। इन सबसे अलग देखें तो चाइना का लगभग सभी नेबर्स के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। वियतनाम, ताइवान, रशिया, जापान, इन सभी के साथ चाइना आए दिन बॉर्डर के लिए लड़ता रहता है। असल में चाइना अपना बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व ही नहीं करना चाहता। ये चाइना की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है ताकि वो अपने बड़े रक्षा बजट को जस्टिफाई कर सके। अब वापस आते हैं चाइनीज़ बाइकआउट के मुद्दे पर। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना है और ज़रूर करना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर अगर इसके लिए आप अपने MI के फ़ोन से चाइनीज़ ऐप डिलीट कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप अपना फ़ोन ही फेंक दो, क्योंकि इंडिया चाइना से करीब $70 बिलियन का इंपोर्ट करता है और बस $16 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट करता है। इस हिसाब से चाइना $53 बिलियन इंडिया से हर साल कमा रहा है। इंडिया के लिए ये अमाउंट अपने टोटल इंपोर्ट का 15% के करीब है, लेकिन चाइना के लिए ये उनके टोटल एक्सपोर्ट का बस 2% ही है। इंडिया के 60% से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाइनीज़ है। इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन MI, Vivo, Oppo, Realme, OnePlus चाइनीज़ है। 30% से ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, जिसमें आपकी बुलेट का वो एंटीना, भूत वाली LED लाइट,
चिल्लाने वाला हॉर्न शामिल है, चाइनीज़ है। इंडिया के 90% बच्चों के खिलौने चाइनीज़ हैं। वैसे तो मेडिसिन और ड्रग के सेक्टर में इंडिया पूरी दुनिया की ज़रूरत पूरी करता है, लेकिन उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है। जिस मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्लोरोक्विन की सप्लाई इंडिया पूरी दुनिया भर में कर रहा है, उसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। और जो चीज़ें चाइनीज़ नहीं हैं वो चाइनीज़ फंडेड है। जहां गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया की सिर्फ बातें ही करती है, वहां चाइना ने सच में स्टार्टअप इंडिया कर दिया। इंडिया की 30 में से 18 स्टार्टअप फर्म्स को चाइना फंड करता है। फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो, बायजूस, बिग बास्केट, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, स्नैपडील, ड्रीम11 और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप या तो चाइना फंडेड है या प्योर चाइनीज़ हैं। इन सब के बावजूद भी अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करते हैं तो इसका चाइना पर इतना असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इंडिया के व्यापारियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से वो पहले ही घाटे में है और ऐसे में बाइकआउट का ये आइडिया उनको बर्बाद कर देगा और इस ट्रेड से जुड़े लोगों की जॉब्स भी चली जाएंगी। बाइकआउट का ये ट्रेंड पहली बार नहीं चल रहा है। दुनिया के इतिहास में बाइकआउट की कोशिशें चलती रही हैं, पर कभी कामयाब नहीं हुई। खुद चाइना ने 1930 में जापानीज बाइकआउट करने की कोशिश की थी, पर फेल रहे। 2004 में फ्रांस ने इराक में ट्रूप्स भेजने से मना कर दिया था, तो अमेरिका ने फ्रेंच बाइकआउट करने की कोशिश की, जो कि फेल रहा। अरब कंट्रीज कई बार अमेरिकन और इजरायली बाइकआउट करने की कोशिश करते रहते हैं उनके पैलेस्टीन पर स्टैंड को लेकर, पर वो भी आज तक कामयाब नहीं हुए। इससे ये साबित होता है कि कुछ भी खरीदने का डिसीजन कंज्यूमर की जेब और प्रोडक्ट का प्राइस तय करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो चाइनीज इन्फ्लुएंस इंडियन इकोनॉमी में कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए ड्रैगन के गले में पट्टा पहनाना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए कोई बोल्ड एक्शन लेने की बजाय एक समझदारी भरा प्रोसेस अपनाने की ज़रूरत है, जो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में चाइना के इन्फ्लुएंस ही कम नहीं करेगा, बल्कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया के इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा भी। इसके लिए हमें 3 स्टेप्स अपनाने होंगे। स्टेप नंबर 1, सिंपल टैक्स सिस्टम एंड बैलेंस इंटरेस्ट रेट। चाइनीज प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने के लिए इंडिया में मास प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और प्रोडक्शन करने के लिए नई फर्म्स तभी ग्रो कर सकती है जब उनके लिए टैक्स सिस्टम सिंपल हो और मार्केट में इंटरेस्ट रेट कंट्रोल्ड हो। वैसे तो इंडिया में टैक्सेस को सिंपल करने के लिए जीएसटी लाया गया था, पर इंडिया में जीएसटी को इतना कंफ्यूजिंग तरीके से लागू किया गया कि पहले से चल रही लोकल फर्म्स को बर्बाद होना पड़ा। इतने कंफ्यूजिंग टैक्स होने के बावजूद इंडिया स्टार्टअप के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर है। अगर इन्हें सही इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट मिले तो नंबर 1 पर भी आ सकते हैं। इसी के साथ मार्केट में इंटरेस्ट रेट बैलेंस रखने पर जोर देना चाहिए, ताकि इंडियन फर्म्स को चाइनीज़ या कोई बाहरी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा स्टेप, स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का आविष्कार स्वदेशी स्तर पर करना, ताकि हम दूसरे देशों से सस्ता और अच्छी क्वालिटी का सामान बना सकें। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने अपना क्रायोजेनिक इंजन 100% खुद ही बनाया था, जो कि आज चांद से लेकर मार्स तक जा चुका है, वो भी चीपेस्ट कॉस्ट पर। इंडिया बाकी सेक्टर्स में भी ऐसा करने की क्षमता रखता है, लेकिन गवर्नमेंट पिछले 2 डेकेड से R&D पर इकोनॉमी का बस 0.6 से लेकर 0.7% तक ही खर्च किया है, और ग्लोबली इंडिया की पोजीशन काफ़ी नीचे है, तो गवर्नमेंट को इस फिगर को ईमानदारी से बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, रिप्लेस विथ अदर कंट्रीज। जब तक पहले वाले 2 स्टेप्स कामयाब नहीं हो जाते, तब तक अपने कुछ % इंपोर्ट्स को चाइना से डाइवर्ट करके जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, वियतनाम और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो कि हमारी खुद की इकोनॉमी को हार्म किए बगैर चाइनीज बाइकआउट को सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि हमें खुद आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय दूसरे को पीछे खींचने के। चाइना को दुश्मन नहीं, बल्कि एक कॉम्पिटिटर समझकर एक हेल्दी कंपटीशन को बनाए रखना चाहिए।